नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जिस सीएजी की रिपोर्ट को लेकर गोदी मीडिया और बीजेपी मुद्दा बना रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी निवास को शीश महल में बदल दिया है, वह रिपोर्ट आधिकारिक तौर पर दिल्ली विधानसभा में नहीं रखी गई है। हमारा सवाल है कि क्या सीएजी ने इसके पहले भी मुख्यमंत्रियों से लेकर प्रधानमंत्री के आवास का ऑडिट किया है, या यह पहली बार है कि सीएजी ने किसी मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर होने वाले खर्चे की ऑडिट की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास की ही ऑडिट क्यों की गई और यह रिपोर्ट चुनाव के पहले ही लीक कर दी जाती है, तो इस पूरे मामले में संदेह होना वाजिब है। हम इस पर बात करना चाहते हैं। दिल्ली के चुनाव में यह बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। बीजेपी ने तय किया है कि वह सरकारी आवास का मॉडल बनाकर विधानसभा क्षेत्रों में घुमाएगी कि अरविंद केजरीवाल किस तरह के शीश महल में रहते थे। तो आम आदमी पार्टी ने भी चुनौती दी है कि सीएम हाउस में कहां सोने का शौचालय है, बार है और आलीशान स्विमिंग पूल है, इसे वह खुद जाकर देखना चाहती है और जनता को दिखाना चाहती है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी का सरकारी आवास भी वह मुआयना करना चाहती है, जिसे लेकर संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज ने 8 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी के पास 6700 जूते हैं, 5000 सूट हैं, 10 लाख की कलम है, 3000 करोड़ की कालीन है, 2700 करोड़ की लागत से पीएम का बंगला बना है। हमारा सवाल आम आदमी पार्टी से भी है कि प्रधानमंत्री के पास जूते कितने हैं, सूट कितने हैं, यह गिनती उसे कहां से प्राप्त हुई है। देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने बड़े बड़े फैशन डिजाइनर्स को फेल कर दिया है, उनका राजमहल देखने भी चलेंगे। राजमहल के अंदर उनके 5000 सूट भी देखने चलेंगे, उनके 6700 जोड़ी जूते भी देखने चलेंगे, 200 करोड़ का झूमर जो लगा हुआ है जिसमें हीरे जड़े हुए हैं, वो झूमर भी देखने चलेंगे, और सोने के धागों से जो बढ़िया डिजाइन करके 300 करोड़ की कालीन बनाई गई है, उसको भी देखने चलेंगे। 10-10 लाख रुपए की पेन का इस्तेमाल हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, देश के राजा करते हैं, वो भी देखने चलेंगे पेन। और आप जानते हैं कि राजा राजमहल में रहने वाले नरेंद्र मोदी जी 8400 करोड़ के जहाज से चलते हैं, 2700 करोड़ के घर में रहते हैं, 12-12 करोड़ की 6 गाड़ियां उनके काफिले में चलती हैं, तो वो भी देखने चलेंगे आज। लेकिन इन बातों के प्रमाण क्या हैं जो संजय सिंह कह रहे हैं? किसने गिनकर दिया है कि इतने जूते हैं, इतने पजामे हैं, इतने कुर्ते हैं? आम आदमी पार्टी को यह सब जानकारी कौन दे रहा है? हो सकता है कि आम आदमी पार्टी को लग रहा हो कि शीश महल का मुद्दा उसके खिलाफ जा रहा है, क्योंकि लाखों के पर्दे, लाखों के टीवी सेट का मुद्दा उस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जा सकता है जो वीआईपी संस्कृति के खिलाफ रहे हैं और जो कभी गाड़ी बंगला ना लेने की बात कहते थे। मगर हमारा सवाल है कि जो भी तथ्य पब्लिक में आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, उनके आधार क्या हैं, दोनों का ही आधार क्या है? यही सवाल बीजेपी से भी है कि अरविंद केजरीवाल के घर में कितने लाख के पर्दे लगे हैं, इसकी कीमत का सही और आधिकारिक सोर्स क्या है, और कैसे पता कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के घर में 20,000 रुपए के पर्दे लगे हैं, लाखों के नहीं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। सीएजी का किस तरह से राजनीतिक इस्तेमाल हुआ है, हम इस पर बात कर रहे हैं। बीजेपी जो आरोप लगा रही है और आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री आवास को लेकर आरोप लगा रही है, दिल्ली में सीएजी की रिपोर्ट आधिकारिक तौर पर जारी नहीं हुई है, लीक की गई है। 6 जनवरी को संबित पात्रा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपने हाथ में सीएजी की रिपोर्ट लिए हुए हैं और इस रिपोर्ट के सहारे लहरा लहरा कर दावा कर रहे हैं। सवाल है कि सीएजी की रिपोर्ट की यह कॉपी संबित पात्रा के पास कैसे आ गई? क्या सीएजी अपनी रिपोर्ट बीजेपी को भी सप्लाई करती है? कई अखबारों ने अपनी वेबसाइट पर सीएजी की रिपोर्ट के लीक होने की बात लिखी है। पत्रकारों को लीक हो गई, आप समझ सकते हैं
लेकिन क्या सीएजी की रिपोर्ट बीजेपी को भी लीक होने लगी है? संबित पात्रा को ठीक से सुनिए, वे यही कह रहे हैं कि रिपोर्ट आज ही पब्लिक हुई है, यानी 6 जनवरी को पब्लिक हुई है। सीएजी की रिपोर्ट आई है। दिल्ली की सरकार किस प्रकार काम कर रही है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के कामों का मुआयना कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी उन्होंने किया है और वो रिपोर्ट आज पब्लिक हुई है, अखबारों में भी छपी है, मीडिया में भी विषय चल रहा है। और याद रखिए, जब मैं सीएजी का रिपोर्ट कहता हूं तो उन दिनों को याद करिए, 2012-13, उस समय यही अरविंद केजरीवाल जी थे जो रोज शाम को सीएजी का रिपोर्ट लेकर बैठते थे और इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएजी के रिपोर्ट पर ही इनकी पहली सरकार शीला दीक्षित के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ दिल्ली में बनी थी। तो स्वाभाविक रूप से सीएजी कितना महत्वपूर्ण है और उसके रिपोर्ट का क्या महत्व है, वो अरविंद केजरीवाल जी समझते होंगे, ऐसा मेरा मानना है। सबसे पहले तो अनेकों विषयों पर सीएजी ने फोकस किया है, मगर सबसे महत्वपूर्ण विषय शीश महल है, उनका खुद का घर है। जो लोग कहते थे कुछ नहीं लेंगे, सरकारी बंगला नहीं लेंगे, घर नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, किस प्रकार से दोनों हाथों से उन्होंने बटोरा है, किस प्रकार से करप्शन किया है, उसका काला चिट्ठा सीएजी के रिपोर्ट में आता है। हमने सीएजी की वेबसाइट भी चेक की, क्योंकि संबित पात्रा ने साफ साफ कहा कि आज रिपोर्ट पब्लिक हुई है। आज मतलब 6 जनवरी को, जिस दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अगर सीएजी की रिपोर्ट पब्लिक हो गई है तो अब तक सीएजी की वेबसाइट पर भी होनी चाहिए थी। इस वेबसाइट पर आप भी देखिए, तमाम रिपोर्ट मिल जाएगी। दिल्ली से जुड़ी आखिरी रिपोर्ट जुलाई 2022 की है। सबसे नई रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है। आखिरी रिपोर्ट 21 दिसंबर को आई है। 5 जनवरी के दिन या 4 जनवरी के दिन सीएजी की कोई रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई है। कम से कम सीएजी की वेबसाइट से यह पता चलता है। दिल्ली से जुड़ी सीएजी की आखिरी रिपोर्ट जुलाई 2022 की है। दिल्ली का वित्त वर्ष 2020 तक का वित्तीय ऑडिट, राजस्व ऑडिट और सामाजिक आर्थिक सेक्टर का ऑडिट सीएजी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सवाल है कि अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री जिस बंगले में रहा करते थे, सरकारी बंगले में, उसकी सीएजी रिपोर्ट कहां पब्लिक हुई है? संबित पात्रा के पास उसकी कॉपी कैसे पहुंच गई? संबित पात्रा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल को बिल्कुल सही याद दिलाने का प्रयास किया कि केजरीवाल भी 2012-13 में सीएजी की रिपोर्ट लेकर धरने पर बैठते थे। इस पर हम भी उन्हें कुछ याद दिलाना चाहते हैं। उस समय के सीएजी प्रमुख विनोद राय को लेकर, जिन्होंने 2G घोटाले में न जाने कितने जीरो लगा दिए, अखबारों की हेडलाइन बड़ी हो गई और पूरा देश सकते में आ गया। बाद में 2G घोटाला मोदी सरकार के 10 साल में भी साबित नहीं हुआ। संबित पात्रा कभी विनोद राय को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाएंगे। विनोद राय की भूमिका आज तक भारत की राजनीति में संदिग्ध बनी हुई है। हम संबित पात्रा को दूसरी बात भी याद दिलाना चाहते हैं, जिसे लगता है वे जल्दी में भूल गए। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद गुजरात विधानसभा में प्रधानमंत्री मोदी को फेयरवेल दिया गया। आपको याद दिलाना चाहता हूं, तब उन्होंने क्या कहा था। ये उन्हीं के शब्द हैं, मैं निजी तौर पर मानता हूं कि सीएजी की रिपोर्ट का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका इस्तेमाल समाधान पाने के लिए होना चाहिए। मैंने यहां एक ऐसा सिस्टम बनाया है और अपने लोगों से कहा है कि सीएजी की रिपोर्ट में जो समस्या बताई गई है उसकी जड़ों तक जाओ। क्या संबित पात्रा यह बात भूल गए, प्रधानमंत्री मोदी की बात, कि सीएजी का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए नहीं होना चाहिए? जो रिपोर्ट आधिकारिक तौर पर रिलीज नहीं हुई, उसके पन्ने लेकर संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्हें याद भी नहीं रहा कि उनके ही नेता ने कहा है इसकी रिपोर्ट का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए नहीं होना चाहिए। संबित पात्रा केजरीवाल को याद दिला रहे हैं वे सीएजी को लेकर राजनीति कर रहे थे, लेकिन खुद अपने प्रधानमंत्री की बात भूल गए, जिन्होंने मना किया है इसे लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ही नहीं,
2014 में जब बीजेपी की केंद्र में सरकार बन गई तो दिवंगत अरुण जेटली ने भी बतौर वित्त मंत्री यह उपदेश दिया कि ऑडिटर को अपने तथ्यों को लेकर सतर्क होना चाहिए कि वह उन फैसलों की समीक्षा कर रहा है जो पहले लिए जा चुके हैं, क्या सही प्रक्रिया का पालन हुआ है। ऑडिटर को सनसनी नहीं फैलानी चाहिए, उसे हेडलाइन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ऑडिटर को सक्रिय रहना चाहिए, लेकिन उसे एक्टिविज्म से बचना चाहिए। जेटली का यह बयान सुनिए। ऑडिटर हैज टू एक्सरसाइज हिज डिस्क्रिशन इन हिज कैपेसिटी बिल्डिंग, दैट ही डजंट बिल्ड हिज कैपेसिटी इन सच अ मैनर दैट ही in fact must necessarily find out something which may not exist. He has to be an active auditor, but activism and restraint are always two sides of the same coin. He must be conscious of the fact that he is reviewing a decision which has already been taken. Have the fair procedures been followed? He doesn't have to sensationalize. He doesn't have to get into the headlines. He has to scrutinize thoroughly the decision-making process. तो दिल्ली में मुख्यमंत्री निवास को लेकर रिपोर्ट कहां से लीक हो गई? अरुण जेटली ने कहा है इसकी रिपोर्ट का इस्तेमाल हेडलाइन और सनसनी के लिए नहीं होना चाहिए। ऑडिटर को भी अपनी रिपोर्ट लिखते समय इस बात को लेकर सतर्क रहना चाहिए। क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि इस रिपोर्ट का झूठ का महल खड़ा करने में इस्तेमाल हो चुका है और जनता आगे ना समझ जाए, इसलिए अब इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जेटली के इस बयान पर तब कांग्रेस ने कहा था एक तरह से सीएजी को धमकी दी गई है। सरकार को लगता है कि जिस तरह से यूपीए को टारगेट किया गया उसे भी किया जा सकता है, लेकिन बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी स्वर्गीय जेटली की बातों को किनारे कर सीएजी की रिपोर्ट का राजनीतिक लाभ के लिए क्यों इस्तेमाल कर रही है? क्या उसे याद नहीं रहा दिल्ली के सीएम निवास के बनाने और उसमें लगे सामान की कीमत कितनी है? इसकी सीएजी रिपोर्ट मीडिया में कैसे लीक हो गई या बीजेपी के पास कैसे पहुंच गई? यह एक सवाल तो है। जो रिपोर्ट पब्लिक में नहीं है उस रिपोर्ट को लेकर बीजेपी राजनीतिक मुद्दा बना रही है, वह भी प्रधानमंत्री मोदी की बात को दरकिनार कर। मुख्यमंत्री के सरकारी आवास के भीतर का वीडियो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के ट्विटर हैंडल पर है। दावा किया गया है कि इसी आवास को केजरीवाल ने शीश महल बना दिया है। पहली बात, यह वीडियो बीजेपी के पास कहां से आया? दिल्ली के मुख्यमंत्री का वीडियो पब्लिक में इस तरह से रिलीज किया गया है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार तो नहीं, फिर भी एक सरकारी बंगले का वीडियो उसके पास मौजूद है। क्या इसके जवाब में बीजेपी के दूसरे मुख्यमंत्री अपने आवास के भीतर का वीडियो यात्रा कराएंगे? कैमरे घुमा घुमा कर दिखाएंगे कि उनके घर आलीशान नहीं है, आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, सादगी की मिसाल हैं। वीआईपी संस्कृति खत्म करने की बात करने वाले केजरीवाल तो करोड़ों रुपए खर्च कर शीश महल बनाकर रहते आए थे। नैतिक रूप से केजरीवाल से यह सवाल तो बनता ही है कि आम आदमी की राजनीति करने वाले मुख्यमंत्री का बाथरूम क्या ऐसा आलीशान होगा? और अगर ऐसा होगा तो विरोधी आरोप लगाएंगे ही। यह सब सामान तब लगा है जब केंद्र सरकार की एजेंसियां और बीजेपी आम आदमी पार्टी के एक एक काम पर नजर रख रही थीं, उनके ठिकानों पर छापे पड़ रहे थे, मौके की तलाश हो रही थी। क्या पीएम के घर का मुद्दा इसलिए उठाया गया ताकि ये सब सवाल एक शोर के पीछे रह जाएं? नैतिकता के अलावा भ्रष्टाचार का मामला तो अभी साबित भी नहीं हुआ है। यह मुद्दा अप्रैल 2023 से पब्लिक में है। तब से मीडिया में खबरें छप रही हैं और बहस चल रही है कि केजरीवाल ने कोई शीश महल बनाया है। अब सीएजी की रिपोर्ट भी आ गई। ऐसा कमाल आपने पहले कब देखा है कि घोटाले का आरोप मीडिया में पहले लगे और उसके बाद सीएजी की रिपोर्ट आ जाए? उस समय आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने यानी अप्रैल 2023 के समय एक ट्वीट किया, घर के भीतर गिरी हुई छत का वीडियो दिखाया और लिखा कि मित्र डोनाल्ड ट्रंप की 3 घंटे की विजिट के लिए 80 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। गुजरात और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने लिए 200 करोड़ के हवाई जहाज लेते हैं। मजाल है कोई चैनल इस पर डिबेट कर ले।
अरविंद केजरीवाल जी को 1942 में बना 1 एकड़ से भी छोटा बंगला अलॉट किया गया, जिसकी छतें 3 बार गिर गईं। एक बार उनके माता पिता के कमरे की छत गिर गई, एक बार जहां वो जनता दरबार लगाते थे। एलजी के 6 एकड़ में फैले बंगले की रंग पुताई, मरम्मत दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर बनाने के खर्च से ज्यादा होती है। इस मामले में सीबीआई जांच भी चल रही है। किसी मुख्यमंत्री के सरकारी बंगले में कितना खर्च हुआ है, इसे लेकर शायद सीबीआई भी पहली बार जांच कर रही है, जिस तरह से सीएजी ने शायद पहली बार रिपोर्ट बनाई है। मई 2023 में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई के निदेशक प्रवीण सूद को चिट्ठी लिखकर सीएम हाउस रेनोवेशन मामले की जांच का काम सौंपा था। इसके बाद सितंबर 2023 की कई खबरें आपको मिल जाएंगी कि सीबीआई की जांच हो रही है, लेकिन 2 साल हो गए, 2024 भी बीत गया। उस जांच से क्या निकला, इस पर हमें गूगल सर्च में कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं मिली। उस समय बीजेपी ने सीबीआई की जांच का स्वागत किया था, मगर यह जांच अभी कहां तक पहुंची है? 1.25 साल से भी अधिक समय हो गए। क्या इसमें एफआईआर हुई? मीडिया रिपोर्ट में हमें इसकी जानकारी नहीं मिली। लेकिन अब सीबीआई की जांच तो पीछे चली गई है और सीएजी की नई रिपोर्ट लीक होकर सामने आ गई है। क्या सीएजी ने उन मुख्यमंत्रियों के बंगले की कभी ऑडिट की है जो 20 साल से लेकर 10 साल से अपने अपने सरकारी आवास में रह रहे हैं? क्या सीएजी प्रधानमंत्री के आवास की ऑडिट कर सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सीएजी ने यह रिपोर्ट राजनीतिक इस्तेमाल के लिए ही बना दी है और दिल्ली के चुनाव में इससे जुड़े आरोप ठोस लगे, इसलिए रिपोर्ट लीक भी कर दी गई। हमें लगा कि यह रिपोर्ट आधिकारिक रूप से विधानसभा के पटल पर रखी गई है और उसके आधार पर रिपोर्टिंग हो रही है, आरोप लग रहे हैं। मगर अखबारों ने भी अपनी रिपोर्ट में बेहद सावधानी से इसका जिक्र करना जरूरी समझा है कि रिपोर्ट अभी जारी नहीं हुई है। 6 जनवरी को इंडिया टुडे और उससे एक दिन पहले 5 जनवरी को इंडियन एक्सप्रेस में सीएजी की रिपोर्ट को लेकर खबर छपती है। इंडिया टुडे ने अपनी हेडलाइन में लीक शब्द का इस्तेमाल किया है, यानी पाठकों को बता दिया है कि रिपोर्ट लीक हुई है। इंडियन एक्सप्रेस ने एक दिन पहले छपी रिपोर्ट में लीक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। अब 6 जनवरी की दोपहर संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएजी की रिपोर्ट का प्रिंट आउट लेकर पहुंचते हैं, लेकिन उसी के 2 घंटे बाद इंडिया टुडे की रिपोर्ट छपती है जिसमें लिखा है रिपोर्ट लीक हुई है। क्या संबित पात्रा बता सकते हैं कि यह रिपोर्ट पब्लिक होकर कहां छपी है? एक्सप्रेस ने भी अपनी रिपोर्ट सतर्कता के साथ लिखी है। इस बात पर जोर देते हुए लिखा गया कि ऐसी जानकारी है कि इस रिपोर्ट में यह रेखांकित किया गया है कि संदिग्ध कंसल्टेंट का चयन हुआ, बार बार अनुमानित खर्चे में बदलाव हुआ और मंजूरी ना होने के बावजूद महंगे आइटम खरीदे गए। एक्सप्रेस के ऋतु सरीन और जतिन आनंद अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस को यह पता चला है कि सीएजी मुर्मू ने रिटायर होने से 1 हफ्ता पहले इस रिपोर्ट पर साइन किया और यह रिपोर्ट अभी तक दिल्ली विधानसभा में नहीं पेश की गई है। तो नवंबर के महीने में गिरीश चंद्र मुर्मू सीएजी के पद से रिटायर होते हैं। उसके 1 सप्ताह पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री निवास की ऑडिट रिपोर्ट पर साइन करते हैं। क्या यह राजनीतिक संयोग और प्रयोग नहीं हो सकता है? गिरीश चंद्र मुर्मू इसके पहले अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बनाए गए थे। द हिंदू की दीक्षा मुंजाल ने गिरीश चंद्र मुर्मू का विस्तार से जीवन परिचय छापा है। लिखा है कि मुर्मू उस समय प्रधान सचिव और ओएसडी थे जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। मुर्मू मोदी सरकार के संकट मोचक रहे हैं, केंद्र में भी गुजरात में भी। मोदी के दिल्ली आने के साथ साथ मुर्मू भी दिल्ली आ गए और वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव बना दिए गए। बीजेपी के दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने 7 जनवरी को बयान दिया, आरोप लगाया कि केजरीवाल ने सीएजी की रिपोर्ट को दिल्ली विधानसभा में पेश नहीं होने दिया। यह हो सकता है क्योंकि राज्य सरकारें ही रिपोर्ट पेश करती हैं और कई बार राज्य सरकारें रोक देती हैं। अक्टूबर में बीजेपी ने आप सरकार से मांग की थी कि 48 घंटे के भीतर विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, रिपोर्ट पेश की जाए। तब बीजेपी ने इसे लेकर प्रदर्शन किया था। क्या केजरीवाल के लिए ही अच्छा नहीं होता कि वे इस रिपोर्ट को पेश करने के लिए सत्र बुला लेते और जब तक उस घर में थे
तभी कैमरे को घुमा घुमा कर दिखा देते। फिर आम आदमी पार्टी भी पूछ सकती थी कि अब बीजेपी के मुख्यमंत्री अपना घर दिखाएं और उनके घर में लगे पर्दे से लेकर कालीन, डोरमेट, कमोड की शीट के दाम पर बहस हो, सब अपना अपना दाम बताएं। सवाल है कि जो रिपोर्ट पेश नहीं हुई है वो लीक कैसे हो गई? लीक होने के बाद सार्वजनिक रूप से रिलीज कैसे हो जाती है? जैसा कि संबित पात्रा ने कहा, रिलीज हुई है तो वेबसाइट पर कैसे नहीं आई अभी तक? पिछले 10 साल में आपने कितनी बार सुना है कि मीडिया में सीएजी की रिपोर्ट लीक हो गई है और बीजेपी सार्वजनिक होने के पहले से ही सीएजी की रिपोर्ट लेकर मोदी सरकार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। 2014 में मोदी के आने के बाद मीडिया ने सीएजी की रिपोर्ट की तरफ झांकना ही बंद कर दिया। 10 साल बाद पहली बार सीएजी की रिपोर्ट को लेकर राजनीति हो रही है। नियति देखिए, दिल्ली में ही हो रही है। क्या बीजेपी ने इस रिपोर्ट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी या कर भी सकती है? जब द वायर में यह खबर छपी कि आयुष्मान योजना और दिल्ली से जुड़े द्वारिका एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने वाले 3 ऑडिट अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। अक्टूबर 2023 में द वायर में श्रावस्ती दासगुप्ता ने यह रिपोर्ट की थी। दिल्ली से ही जुड़ा हुआ है द्वारिका एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। इस रिपोर्ट को सीएजी ने तुरंत खारिज किया, लेकिन श्रावस्ती ने बाकायदा नाम लेकर छापा था कि इन अफसरों के तबादले हुए हैं। श्रावस्ती की रिपोर्ट के अनुसार द्वारका एक्सप्रेस प्रोजेक्ट में 1 किलोमीटर सड़क की लागत 18 करोड़ से बढ़कर 250 करोड़ हो गई। 18 करोड़ से बढ़कर 250 करोड़ कैसे हो सकती है, इस पर सवाल उठे थे। इस रिपोर्ट के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि सीएजी के अधिकारियों को धमकाया जा रहा है। अक्टूबर 2023 में ये वही सीएजी बड़ी मुश्किल से कोई रिपोर्ट्स निकाल पाते हैं। जो 2015 में 55 रिपोर्ट्स निकली थी, 2020 में 14 रिपोर्ट्स निकली। देखिए क्या हालत हो रही है सीएजी की। 2023 में कुछ ऐसी चौंका देने वाली रिपोर्ट्स सामने आई। भारतमाला प्रोजेक्ट, आयुष्मान योजना का जो प्रोजेक्ट था, उनके घपले सामने आए और हमने सोचा कि मीडिया भी 10 साल जो हुआ वो हुआ। आखिरी के 6 महीने, जैसे होता है ना कि 12वीं के एग्जाम में आखिरी महीने पढ़ते हैं रात रात भर बैठकर, तो हमने सोचा आखिरी के 6 महीने 24 घंटे मीडिया चलाएगा सीएजी ने जो कहा उस पर। खैर वो नहीं हुआ, शायद हमारी मूर्खता थी ये उम्मीद करना। अब आइए आप भारतमाला प्रोजेक्ट में। भारतमाला प्रोजेक्ट में 1 रुपए का जो सड़क का काम होता है वो 14 रुपए में हुआ। आप आंकड़ा देखिए, 1 रुपए का काम 14 रुपए में हो रहा है और 1 किलोमीटर की सड़क को 4 अलग अलग तरीके से नाप के 4 किलोमीटर बताया जा रहा है। अब क्या किया सीएजी के साथ में वो आपको बताता हूं। 3 अधिकारी कुछ दिनों के भीतर, ये रिपोर्ट के सामने आते ही कुछ दिनों के भीतर तीनों अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया गया। अतुराव सिन्हा, अब ये अतुराव सिन्हा जी भारतमाला परियोजना चरण 1, उसमें उन्होंने सीएजी रिपोर्ट के ये प्रभारी थे, जिसमें मैंने आपको बताया 1 रुपए की चीज 14 रुपए में कर दी। अब सिन्हा साहब को तुरंत हटाकर तिरुवनंतपुरम भेज दिया दिल्ली से। जाइए आराम कीजिए, बहुत काम कर लिया आपने। नंबर 2, दत्त प्रसाद सूर्यकांत शिरसाट। यह आयुष्मान भारत जो जन आरोग्य योजना प्रधानमंत्री जी ने जिसके बारे में बड़ा ढिंढोरा पीटा, उसके ये प्रभारी थे, ऑडिट के प्रभारी थे। इन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया, प्रधानमंत्री की प्रिय योजना के भ्रष्टाचार। इनको भेज दिया लीगल सेल में। जाइए आप वहां देखिए, बहुत हो गया। अब यहां एक बात नोट कीजिए, द वायर में खबर छपी,
कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सीएजी ने प्रेस रिलीज जारी कर खंडन भी कर दिया। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर सीएजी की रिपोर्ट लीक हो गई, उसे लेकर भी प्रेस रिलीज जारी करनी चाहिए थी या नहीं? जबकि संबित पात्रा ने कहा रिपोर्ट आज ही जारी हुई है, जो कि बयान हमने उनका सुनाया आपको। तब भी सीएजी ने प्रेस रिलीज जारी क्यों नहीं की कि संबित पात्रा गलत बोल रहे हैं, रिपोर्ट जारी नहीं हुई है। सीएजी का हाल अपना ही बहुत अच्छा नहीं है, ध्यान से सुनिए। द हिंदू में दिसंबर 2023 की जैस्मिन नेहलानी की रिपोर्ट है। इसमें बताया गया है कि 2023 में केंद्र सरकार पर किए जाने वाली ऑडिट रिपोर्ट 13 वर्षों के न्यूनतम स्तर पर हैं। 2014 से 18 के बीच हर साल औसतन 40 रिपोर्ट टेबल की गई, मगर 2019 से 23 के बीच यह संख्या गिरकर 22 हो गई। साल 2023 में केंद्र सरकार पर सिर्फ 18 ऑडिट रिपोर्ट टेबल की गई। सीएजी को जो करना चाहिए उसकी रिपोर्ट आपने देख ली। 13 साल में उसकी ऑडिट रिपोर्ट की संख्या घट गई, लेकिन दिल्ली चुनाव के पहले मुख्यमंत्री के बंगले को लेकर ऑडिट रिपोर्ट आ जाती है, लीक हो जाती है। यह भी कमाल है। अब इस सीएजी की रिपोर्ट पर क्या भरोसा किया जा सकता है? क्या यह रिपोर्ट राजनीति के लिए लाई गई है? यह सवाल पूछा जा सकता है। क्या यह पहली बार है जब किसी मुख्यमंत्री के बंगले की ऑडिट सीएजी ने की है? मिनी बार, घर में एक मिनी बार था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है मिनी बार कैसे हो सकता है। मिनी बार 4,80,000 रुपए से अधिक खर्चा हुआ है मिनी बार पे। अब स्वाभाविक है, एक्साइज घोटाला किया तो मिनी बार तो होगा ही। ये व्यक्तिगत विषय है, घर में कौन बार रखता है नहीं रखता है इस पे मुझे कमेंट नहीं करना है, मगर मिनी बार सरकारी खर्चे पर यह चिंता का विषय है। 5 लाख रुपए अतिरिक्त खर्च करके घर पे मिनी बार। संबित पात्रा ने आरोप लगाया सरकारी बंगले में केजरीवाल ने मिनी बार बनवाया। आम आदमी पार्टी का कहना है वह चलकर देखना चाहती है कहां है वो मिनी बार और आलीशान स्विमिंग पूल, जिसके आरोप बीजेपी लगा रही है। वादे के अनुसार आज 11 बजे हम लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए जो सरकारी आवास बनाया गया था 6 फ्लैगस्टाफ रोड पर जाएंगे और आप लोगों के साथ ढूंढने की कोशिश करेंगे कि वो आलीशान स्विमिंग पूल 6 फ्लैगस्टाफ रोड में कहाँ है, पूरा ढूंढेंगे। वहाँ पे बताया गया है कि सोने के बने हुए कमोड लगे हुए हैं, वॉशरूम के अंदर सोने की चीज़ें हैं, तो वो भी आपके साथ जो है हम लोग ढूंढेंगे। उसके अलावा बताया गया था कि शराब पीने के लिए बार है मुख्यमंत्री आवास में, तो उस बार को ढूंढने की भी कोशिश की जाएगी आप लोगों के साथ। और साथ ही प्रधानमंत्री जी के आवास में भी जाके देखा जाएगा कि क्या क्या सहूलियतें प्रधानमंत्री जी के सरकारी आवास के लिए लगाई जा रही हैं। 2-3 चीज़ें मैं साफ कर दूं, दोनों ही आवास उसी कोरोना के समय में बनने शुरू हुए, दोनों ही आवास प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के सरकारी आवास हैं, किसी के निजी आवास नहीं है, और दोनों ही आवास टैक्स पेयर के पैसे से बने हैं। तो अगर टैक्स की बर्बादी का आरोप कहीं लग सकता है तो दोनों पे एक साथ लग सकता है, और अगर नहीं लग सकता तो दोनों पे ही नहीं लग सकता। इसलिए हम आज मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री के आवास में मीडिया की मौजूदगी से कोई एतराज नहीं होगा। हमारा कहना है अप्रैल 2023 से यह मुद्दा पब्लिक में है। सितंबर 2023 से सीबीआई जांच कर रही है। एक मुख्यमंत्री का घर कहीं भाग कर तो नहीं जा सकता। क्या सीबीआई को सितंबर 2023 से लेकर अब तक इस मामले में
एफआईआर करने के लिए कुछ भी नहीं मिला। अगर एक मकान के भीतर लगे सामान की जांच 1.25 साल में नहीं हो सकती है, फिर अचानक सीएजी की रिपोर्ट आ जाती है, तो संदेह स्वाभाविक है। यह ना भूलें कि विजिलेंस की भी जांच चल रही है। दोनों तरफ से शोर पैदा किया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से भी और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी। अगर बीजेपी को इतना ठोस मुद्दा हाथ लग ही गया था तो उसके पास अब तक ठोस प्रमाण होने चाहिए थे। अब हम आपको कुछ और खबरें दिखाना चाहते हैं। कई मुख्यमंत्रियों के बंगले को लेकर सवाल उठे हैं, मगर कभी उन पर सीएजी की रिपोर्ट नहीं आई। दिल्ली के मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर कितना खर्चा हुआ, 2 साल से सवाल उठ रहे हैं, राजनीति चल रही है और सीएजी की रिपोर्ट भी आ जाती है और लीक भी हो जाती है। यह तो 2023 की खबर है टाइम्स ऑफ इंडिया की। शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे तब मुख्यमंत्री और मंत्रियों के सरकारी बंगले के सौंदर्यीकरण पर 18 करोड़ से अधिक की राशि खर्च हुई। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2020 से लेकर 2 साल के भीतर यह खर्चा किया गया। राज्य सरकार ने यह जानकारी मध्य प्रदेश के विधानसभा में दी थी। इसी तरह से अरविंद केजरीवाल भी विधानसभा में खुद से जानकारी दे सकते थे और उल्टा शिवराज सिंह चौहान से पूछ सकते थे, आपके यहां जो पर्दा लगा है, फ्रिज है, वो कितने का है। क्या हम जानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जिस बंगले में बतौर मुख्यमंत्री कई साल तक रहे, उस दौरान उस बंगले पर कितना खर्च हुआ, उसके रखरखाव में, सफेदी कराने में और नए नए सामान लाने में। 2016 में जब चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब उनके कैंप ऑफिस को लेकर सवाल उठे। उस समय खबरें छपी कि नायडू ने कैंप ऑफिस बनाने के लिए 80 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। हैदराबाद शहर में उन्होंने 5 कैंप ऑफिस बनवाए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर पैसा बंगले को सजाने और सुरक्षा पर खर्च हुआ। वाईएसआर कांग्रेस ने तब आरोप लगाया था कुल 99 करोड़ रुपया खर्च हुआ। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया है विजयवाड़ा के सर्किल ऑफिस को फिर से बनाने संवारने में 14.5 करोड़ का खर्चा हुआ। न्यूज मिनट ने रिपोर्ट किया है नया घर खास तौर पर वास्तु के हिसाब से बनाया गया। बीजेपी भूल से इन मुद्दों को हाथ भी नहीं लगाएगी, क्योंकि उसे अच्छी तरह याद है केंद्र में मोदी सरकार नायडू के समर्थन से टिकी हुई है। इन सब के साथ 2019 में ही चंद्रबाबू नायडू जगन रेड्डी को अपने घर पर 15 करोड़ उड़ाने का आरोप लगाते हुए बकायदा ट्वीट कर रहे हैं और आंध्र प्रदेश का नीरो बना रहे हैं। 2016 की यह खबर देखिए, तेलंगाना में मुख्यमंत्री के बंगले पर 50 करोड़ की राशि खर्च हुई। बुलेट प्रूफ बाथरूम बनवाया गया। यह बंगला 50 करोड़ की लागत से बना है। अक्टूबर 2024 की दैनिक भास्कर की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बंगले की लागत 65 करोड़ रुपए बताई गई है। लिखा है 8 एकड़ के विशाल भूखंड में बने इस हाईटेक हाउस में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे होंगे। इसमें 6 बेडरूम है, फैमिली लिविंग रूम है, प्राइवेट थिएटर है, हेल्थ सेंटर और बड़ी सी लाइब्रेरी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का बंगला 65 करोड़ रुपए का है। क्या वह भी शीश महल है? क्या बीजेपी को उस बंगले का वीडियो नहीं दिखाना चाहिए ताकि पता चले कि वहां रखा फ्रिज कितने का है, वहां लगा पर्दा कितने का है? मुख्यमंत्री के निवास में प्राइवेट थिएटर है, हेल्थ सेंटर है, तो उसी की तुलना केजरीवाल के थिएटर और जिम से की जा सकती है। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों के निवास पर कितने कितने करोड़ खर्च हो रहे हैं, मीडिया में रिपोर्ट है। क्या सीएजी ने पहले से छपी आ रही इन खबरों पर कोई ऑडिट की, पता लगाया कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के आवास पर खर्च करने में, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के आवास में खर्च करने में कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है? यह हमारा सवाल है कि सीएजी ने दूसरे मुख्यमंत्रियों के बंगले का ऑडिट नहीं किया, केवल दिल्ली का क्यों किया? मुख्यमंत्री के बंगले की राजनीति बीजेपी का पुराना हथियार है। जब अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री आवास छोड़ा तब नलों की टोटी खोलकर ले जाने की अफवाह फैला दी गई। आज तक अखिलेश यादव उन अफवाहों को लेकर सफाई देते हैं। यही कोशिश तेजस्वी यादव के समय भी हुई जब उन्होंने उप मुख्यमंत्री आवास खाली किया। बीजेपी ने पटना में बकायदा पोस्टर लगवा दिया था कि तेजस्वी नल की टोटी, पलंग, एसी, वॉश बेसिन निकालकर ले गए हैं। तो ये पावर है प्रोपेगेंडा का।
अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के सरकारी आवास को लेकर भी ऐसी कोशिश हो चुकी है। अगर बीजेपी के पास दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास को लेकर कुछ ठोस हाथ लग चुका है तो उसे बताना चाहिए कि मई 2023 से यह मामला सीबीआई के पास है। तभी दिल्ली के उपराज्यपाल ने इसकी जांच के लिए सीबीआई को पत्र लिखा था। तो अब तक इस मामले में क्या क्या सबूत हासिल किए गए हैं? 2 साल में भी इस मामले को अंतिम रूप से अंजाम पर नहीं पहुंचाया जा सका है। केजरीवाल के घर में जो फ्रिज रखा है उसकी कीमत की बात हो रही है और होनी भी चाहिए, लेकिन क्या हम जानते हैं कि बाकी मुख्यमंत्रियों और केंद्र सरकार के मंत्रियों के घर में कितने रकम की फ्रिज की सप्लाई की जाती है? पता तो चलना चाहिए कि प्रधानमंत्री आवास में रखा फ्रिज कितने का है, वहां कितने का पर्दा लगता है और सीएम आवास में कितने का पर्दा लगना चाहिए। क्या हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री के घर में जो लकड़ी है वो बर्मा टीक है या सागवान की लकड़ी है? कितने की लकड़ी लगी है? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।